हेलो बच्चों। तो चलो अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। एसेस कंट्रोल जो होता है इनहेरिटेंस में, उसके बारे में कमोबेश हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर मान लो कोई क्लास पब्लिकली डिराइव किया जाए, तो कोई क्लास अगर पब्लिकली डिराइव किया जाए तो हम तुमको बताए थे कि जो मेंबर्स होता है उसका एसएस स्पेसिफायर डिराइव्ड क्लास में, मैंने बेस क्लास के मेंबर्स का एसएस स्पेसिफायर्स डिराइव्ड क्लास में चेंज नहीं होता है। मतलब पब्लिक वाला पब्लिक मेंबर ही रहता है बेस क्लास का डिराइव्ड में, और प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड ही रहता है। प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल नहीं है, हालांकि इस पर हम लोग चर्चा शायद किए हों, या अगर नहीं तो चलो हम रिपीट करते हैं कि जनरली हम लोग कहते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल नहीं होता है, हालांकि एक्चुअली वो बात है नहीं। अगर तुम ऑब्जेक्ट का साइज कैलकुलेट करोगे, अगर डिराइव्ड क्लास का साइज ऑफ ऑपरेटर लगा दो, डिराइव्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना लो और साइज ऑफ ऑपरेटर से उसका साइज तुम अगर देखो, तो तुम देखोगे कि उसके साइज में वो बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर को भी इंक्लूड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिराइव्ड क्लास में वो प्राइवेट मेंबर तो अवेलेबल है, लेकिन कंपाइलर उसको डायरेक्ट यूज करने के लिए हम लोगों को परमिशन नहीं देता है। मतलब हम डिराइव्ड क्लास में बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स पर किसी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। तब जनरली हम लोग अगर वैसा चाहें कि नहीं, हमको प्राइवेट वाला प्रॉपर्टी भी बेस क्लास के मेंबर में हो और वो हमारा काम में भी आ जाए डिराइव्ड में, तो हम लोग उसको प्रोटेक्टेड में डिक्लेयर करते हैं। वही उसका एक सॉल्यूशन है। तो हम कह रहे थे कि जब पब्लिकली डिराइव करोगे तो एसएस स्पेसिफायर नहीं बदलेगा, पब्लिक वाला पब्लिक, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में आएगा, प्राइवेट मेंबर तो खैर इनहेरिटेबल होता नहीं। और अगर प्राइवेटली डिराइव करते हैं तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाते हैं, और अगर प्रोटेक्टेड हम लोग यूज़ करते हैं डेरिवेशन में, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हमारे डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड सेक्शंस में आते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लें इनहेरिटेंस का। तो पहला चीज तो ये कि अगर मान लो हम लोगों के पास बेस क्लास में कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं, या हम ये कहें कि किसी क्लास को हम लोग पब्लिकली इनहेरिट कराए। सपोज करो, मान लो दो क्लास है, एक मेरा बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है। हमने क्या करा कि वो क्लास को हम लोगों ने पब्लिकली इनहेरिट कराया। तो पब्लिकली इनहेरिट कराया तो हम क्या कहेंगे कि जो पब्लिक मेंबर्स बेस क्लास का होगा वो डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक ही होगा। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम सेलेक्टिवली कुछ मेंबर को पब्लिक रखें और कुछ को प्राइवेट बना दें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पब्लिकली अगर कोई मेरा डिराइव हुआ है डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो भी है, तो उनमें से कुछ को रहने दिए पब्लिक और कुछ को हम उसके प्राइवेट में डिक्लेयर कर दिए। ये संभव नहीं है, लेकिन इसका उल्टा संभव है। मतलब अगर तुम किसी क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कराए हो, तो उसके कुछ मेंबर को तुम जो है उसके पब्लिक सेक्शन में रीडिक्लेयर कर सकते हो, ताकि वो वहां पर यूज किया जा सके। तो उसका तरीका होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास, सपोज करो कि कोई क्लास है, मान लो क्लास ए है, सपोज करो एक हम क्लास बनाए ए नाम से। ठीक है। और इसमें हम कोई पब्लिक में कुछ वैल्यूज डिफाइन कर दें, int x, y, z, और अपना कुछ इसमें रहेगा मेंबर, उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। अब हम एक क्लास डिराइव कर रहे हैं इससे। सपोज करो क्लास है b एंड प्राइवेट a। तो हम लोग प्राइवेटली डिराइव करा रहे हैं, है ना। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि पब्लिक में, अब ये क्या हुआ
कि जब हम प्राइवेटली इनहेरिट कराए तो ये तो इसका प्राइवेट मेंबर हो गया ना। लेकिन हम अगर चाहें कि नहीं एक्स को हम लोग पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर कर लें तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या होगा, तो आप उसको ऐसा कर दो कि सॉरी ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एक्स, ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये हमको अलाउ कर देगा एस टू एक्स ऑफ बेस क्लास, और फिर अपना जो इसका तुम चाहो तो अपना मेंबर इसका जो रख सकते हो, इस तरह से काम होगा। तो ये इसमें फिर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा रहे कि यहां पर हम पब्लिक कर दें और प्राइवेट में हम उसको ऐसा डिक्लेयर कर दें तो नहीं होगा। आप सेलेक्टिवली उसको प्राइवेट नहीं बना सकते हैं किसी को, ठीक है। हाँ, लेकिन सेलेक्टिवली आप उसको पब्लिक भले बना सकते हैं। तो ये चीज हो गया। दूसरा एक चीज और कि कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं जो केवल इनहेरिटेंस मतलब केवल इनहेरिट होने के लिए ही बनाए जाते हैं, कि उनसे हम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लें दूसरे क्लास में। उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है प्रोग्राम में। तो ऐसे क्लास को जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, वो केवल इनहेरिटेंस के पर्पज से क्रिएट किया हुआ है, तो ऐसे क्लास को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो अगर हम चाहो तो हम उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अ क्लास दैट सर्व्स ओनली, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो अ क्लास दैट serves only as a base class and no object of it is defined in the program is called an एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है, ठीक है। ऐसा क्लास जिसको कि हम लोग केवल बेस क्लास के रूप में सर्व करने के लिए ही उसको बनाए हैं और उसका कोई ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास में नहीं बनाया गया है, तो ऐसे क्लास को हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर, या चलो सिचुएशन का हम बात करें कि हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी क्लास से कोई दूसरे क्लास को इनहेरिट करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं दूसरे क्लास में, तो उनका मेंबर्स उसमें आ जाता है डिराइव्ड क्लास में। सुपर क्लास का, या हम लोग कह सकते हैं कि बेस क्लास का जो मेंबर है वो इनहेरिट होकर के डिराइव्ड क्लास में आता है। और इन एडिशन डिराइव्ड क्लास में हम लोग उसका कुछ अपना मेंबर भी डिफाइन करते हैं। क्या होगा अगर डिराइव्ड क्लास में हम ऐसा मेंबर्स क्रिएट करें जिसका नाम वही है जो उसके बेस क्लास में था। मतलब सपोज करो कि बेस क्लास में कोई फंक्शन किसी नाम से है और उसी नाम से हम कोई फंक्शन डिराइव्ड क्लास में भी बनाए हैं, तब क्या होगा। या बेस क्लास में कोई डेटा मेंबर है और उसी नाम से कोई डेटा मेंबर हमने डिराइव्ड क्लास में डिक्लेयर कर दिया, तब क्या होगा। तो उसी पर चलो हम लोग अब काम करते हैं। तो टॉपिक हो जाएगा शैडोविंग और ओवरराइडिंग बेस क्लास मेंबर्स इन डिराइव्ड क्लास।
और एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं, तो डेटा मेंबर तो खैर हो ही नहीं सकता कि हम लोग उसे डिफाइन करें, ओवरलोडिंग तो उसका होगा नहीं। तो इसको एक्चुअली अगर हम लोग चाहें तो बदल सकते हैं फंक्शंस में। अब शैडोविंग या ओवरराइडिंग कहने से मेरा क्या मतलब है, तो चलो पहले उस पर बात कर लें। हम जो सिचुएशन तुमको कह रहे थे कि कंसीडर करो ऐसा सिचुएशन जब डिराइव्ड क्लास में हम कोई ऐसा मेंबर फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम वही होगा जो बेस क्लास में किसी फंक्शन का है, तब क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो डिराइव्ड क्लास में हम लोग फंक्शन बनाते हैं सेम नेम से, वो बेस क्लास वाले फंक्शन को हाइड कर देता है, या हम ये कहें कि उसको दूसरे शब्दों में कि ओवरराइड कर जाता है। ओवरराइड कर जाता है मतलब कि बेस क्लास वाला जो फिर फंक्शन है वो यूज नहीं हो पाएगा डिराइव्ड क्लास में। अब अगर किसी के मन में सवाल आ सकता है कि अगर मान लीजिए सर हमने सिंटैक्स सेम रखा, सिग्नेचर भी सेम रखा, तब ये संभव है, लेकिन क्या हम सिग्नेचर अगर उसका बदल दें तो ओवरलोडिंग भी तो हो सकता है। तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन यहां पर ये भी नहीं होगा। उसके लिए ओवरलोडिंग कब होगा उसके लिए भी हम तुमको तरीका बताएंगे कि जब हम कहेंगे कि उसको अनवेल कैसे करेंगे, उसको हम लोग विजिबल कैसे बनाएंगे डिराइव्ड क्लास में। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जब सेम नेम से हमारा मेंबर फंक्शन है बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में दोनों में, तो वो बेस क्लास वाला जो फंक्शन है वो हाइड हो जाएगा और यूज केवल हम लोग कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास का ही फंक्शन। बेस क्लास वाला हाइड रहेगा, उसको ये ओवरराइड कर जाएगा, उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको शैडोड बना देगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके आउटपुट से, कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं। सपोज करो कि कोई क्लास हमारा है ए, मान लो कोई क्लास मेरा ए है, ठीक है। अब इसमें कुछ डेटा मेंबर रख लें, मान लो int a एंड सपोज करो char b, ये दो डेटा मेंबर रख लिए। अब कुछ मेंबर फंक्शंस बना लेते हैं, तो पब्लिक void f1, रिटर्न टाइप void है, फंक्शन का नाम f1 दे दिए, और कोई मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि सी आउट इनसाइड बेस क्लास फंक्शन f1, न्यू लाइन दे देते हैं भाई, और ये बंद कर दिए। एक मैसेज दे दिए ताकि हमको पता चल जाए कि ये बेस क्लास का f1 कॉल हुआ है, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाते हैं f2, रिटर्न टाइप उसका दे देते int f2, सी आउट इनसाइड बेस क्लास फंक्शन f2, और इसको कुछ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करा लेते हैं, कैर सी एच, ए इज इक्वल टू सी एच दे दिए, और दे दिए रिटर्न ए, मान लो ये दे दिए, ठीक है। और एक फंक्शन चलो और बनाते हैं, void f3, सी आउट इनसाइड बेस क्लास फंक्शन f3, ये बंद, क्लास बंद, ठीक है। तो ये मेरा अभी डेफिनेशन हुआ केवल बेस क्लास का, ठीक है। अब
चलो हम लोग आते हैं एक इससे क्लास डिराइव करते हैं, क्लास बी पब्लिक ए, क्लास बी पब्लिक ए। तो इसमें कुछ ले लेते हैं डेटा मेंबर। सपोज करो हमने int सी ले लिया। अब एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक void f1 डबल, एक आर्गुमेंट इसका ले लेते हैं। जो यहाँ पर f1 नाम से फंक्शन था वही नाम से हमने वहाँ डिराइव्ड क्लास में भी फंक्शन बना दिया, एक आर्गुमेंट उसको दे दिया। और यहाँ लिख देते हैं कि सी आउट इनसाइड derived class function f1 with passed value d /n। ये दे दिए कि भाई ये डिराइव्ड क्लास का फंक्शन के अंदर हम लोग हैं f1 के अंदर, क्या कि सेम नाम से हमने फंक्शन बनाया था f1 और f1 बनाया था उसी में क्या कहते हैं बेस क्लास में भी। तो ये पता चलना चाहिए जब हम f1 को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट की मदद से तो कौन सा f1 कॉल हुआ, ये हुआ कि ये हुआ। तो इसीलिए मैसेज हम दे रहे हैं एक डिस्प्ले कराने वाला सी आउट स्टेटमेंट की मदद से। अब int f2 char ch ये ले लिए और यहां लिख देते हैं इनसाइड डिराइव्ड क्लास f2 इनसाइड डिराइव्ड क्लास f2 /n दे दो और रिटर्न करा देते हैं ch। ये बंद कर दिया, ठीक। और ये क्लास भी हमने बंद कर दिया। तो अब अगर मान लो हम लोग बनाए कोई फंक्शन मेन जगह, चलो यहां पर हम बनाते हैं void, स्मॉल v है, कैपिटल V नहीं अलाउड है वहां पे, void main। ये मेरा मेन फंक्शन है और इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं b का ऑब्जेक्ट बना दे ob, ठीक है। अब एक वेरिएबल ले लें int a इज इक्वल टू ob.f2 और कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो अंदर में k, सपोज करो कुछ भी ले सकते हैं a b c d कुछ भी, कोई कैरेक्टर, तो वो ले लिए। और ob.f3 गेट ch, f1 कॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे मेरा समझ में आ जाएगा रिजल्ट, जगह भी कम है। तो ये, तो अब देखो ये काम कैसे करेगा। बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, मेन पब्लिकली डिराइव हुआ है और डिराइव्ड क्लास में हम फंक्शंस कुछ उसी नाम से बनाए हैं जो बेस क्लास में था हमारा। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने क्लास बी बनाया, पब्लिकली इनहेरिट किया ए को, तो इसमें भी f1 f2 नाम से फंक्शन है और इसमें भी हमने f1 और f2 नाम से फंक्शन बनाया है। तो होगा क्या कि ये जो डिराइव्ड क्लास वाला फंक्शन है ये बेस क्लास वाला f1 और f2 को हाइड कर देगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, सेम नाम से दोनों में फंक्शन है, तो मेरा डिराइव्ड क्लास वाला कॉल होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया
और यहाँ पर INT A इज इक्वल टू OB.F2 कॉल करा, तो ये F2 कौन सा कॉल होगा? देखो यहाँ भी F2 है, यहाँ भी F2 है, सॉरी यहाँ पे ये दोनों क्लास में F2 है, लेकिन कॉल होगा ये वाला। मतलब तुम्हारा आउटपुट में क्या आएगा? इनसाइड डिराइव्ड क्लास F2। पहला स्टेटमेंट ये आएगा, इनसाइड डिराइव्ड क्लास F2, क्योंकि ये वाला एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये वाला हाइड हो चुका होगा, उसको ये ओवरराइड कर दिया है, सेम नाम से है, तो ये ओवरराइड हो गया। तो कॉल होगा मेरा ये वाला, ये इसको आइडेंटिफाई करेगा। अगर तुम F1 भी कॉल करोगे तो यही वाला कॉल होगा, वो पहला वाला नहीं होगा, ये वाला F1 कॉल नहीं होगा, कॉल होगा वो वाला, ठीक है। और फिर मेरा क्या है? OB.F3, तो F3 मेरा फंक्शन एक ही में बना है बेस क्लास में, डिराइव्ड क्लास में F3 नाम से कोई फंक्शन था ही नहीं, तो इसीलिए ये कॉल हो जाएगा। तो तुम्हारा इसके लिए आउटपुट आएगा इनसाइड बेस क्लास F3। तो ये दो लाइन आएगा आउटपुट के रूप में, एक इनसाइड डिराइव्ड क्लास F2 और एक आएगा इनसाइड बेस क्लास F3। आ गया बात समझे? तो कंक्लूजन इसका यही निकला कि अगर हमारा इनहेरिटेंस वाला सिचुएशन में, हमारे इनहेरिटेंस वाले सिचुएशन में अगर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में सेम नेम से फंक्शंस हैं, तो बेस क्लास वाले फंक्शंस ओवरराइड हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, डिराइव्ड क्लास वाला फंक्शन ही कॉल होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम बेस क्लास वाला फंक्शन को यूज करना चाहेंगे, या हम ये कहें कि उसको ओवरलोड करना चाहेंगे? सिंटैक्टिकली दोनों फंक्शन एकदम सेम अगर हो जाए, मतलब नाम भी सेम, सिग्नेचर भी सेम, तब तो डिराइव्ड क्लास वाला ही कॉल होगा इन एनी हाउ, बेस क्लास वाला को हम कॉल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर सिग्नेचर अलग अलग है, मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स में डिफरेंस है, तो हम लोग उसको ओवरलोड कर सकते हैं भले, कि पैरामीटर के हिसाब से ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई बेस क्लास वाला कॉल होगा कि डिराइव्ड क्लास वाला कॉल होगा। तो वो कैसे होगा? तो चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं, टॉपिक का नाम दे दें अनवेलिंग। अनवेल करना मतलब सामने लाना उसको, या हम ये कहें कि पर्दा उठाना उससे, ठीक है। तो अनवेलिंग शैडोड इनहेरिटेड मेंबर फंक्शंस। जो शैडोड इनहेरिटेड मेंबर फंक्शंस है, उससे हम लोग पर्दा कैसे उठाएंगे? तो यूजिंग डिक्लेरेशन, यूजिंग डिक्लेरेशन मतलब यूजिंग कीवर्ड है, ठीक है। तो यूजिंग डिक्लेरेशन यूज करके हम लोग अनवेल कर सकते हैं इनहेरिटेड मेंबर फंक्शंस को डिराइव्ड क्लास में। और उसका तरीका ये होगा कि यूजिंग, ये कीवर्ड है, ये देना ही पड़ेगा मेरे को, ये कीवर्ड है। तो यूजिंग स्पेलिंग गलत लिख दिया यूजिंग parent class name, scope resolution operator और
ये तरीका होगा, और सेमी कॉलन लास्ट में लगेगा ही, अंडरस्टूड है, क्योंकि सी प्लस प्लस में हमारा कोई भी स्टेटमेंट का टर्मिनेटर के रूप में ये काम करता है सेमी कॉलन। तो अब अगर इसी चीज को यूज करें हम लोग, उस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन लाएं, तो क्या करेंगे? तो जैसे मान लो मेरा क्लास ए, कोई चेंज नहीं, डेफिनेशन वही रख लेना, सारा वही डेफिनेशन जो हम लोग उसमें रखे थे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्लास बी और पब्लिक ए, पब्लिकली इनहेरिट करा रहे हैं, और एक डेटा मेंबर इसमें हम लोग सी डिफाइन किए थे, पब्लिक में आते हैं। अब हम जो यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं मेंबर फंक्शंस, उसी नाम से जिस नाम से हमारा बेस क्लास में है, तो उसको भी अगर यहाँ पे रखना चाहें तो उसको आप कैसे रखोगे? तो यूजिंग बेस क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर का नाम। तो मेंबर फंक्शन का नाम F1 था तो F1 दे दिए, यहाँ पैरेंथेसिस देने का जरूरत नहीं है, आप खाली नाम दोगे। फिर यूजिंग ए F2, ये दोनों बेस क्लास के मेंबर को हम लोग यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, इनफैक्ट हम कहें तो उसको ओवरलोड करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो हम F1 को डिफाइन करते हैं यहाँ पर फिर से, void F1, void F1, और यहाँ पर कोई तुम आर्गुमेंट उसको पास करा दो, मान लो डबल हम पास करा दिए, डबल डी जैसे वहाँ पर हम डिफाइन किए थे, सी आउट इनसाइड derived class F1 with passed value D, ठीक है। ये इसका हो गया काम पूरा। न्यू लाइन भी दे ही देते हैं भाई, ठीक है। void F1 हो गया, F2 भी डिफाइन कर लें, जैसे वहां किए थे कि int F2 care ch, तो सी आउट इनसाइड derived class F2 रिटर्न ch, ये F2 हो गया, ठीक है। फिर ये क्लास बंद कर दिया। अब आ जाते हैं मेन में, void main, और b का कोई ऑब्जेक्ट बना लें, b का ऑब्जेक्ट बना लें OB। अब मान लो एक स्टेटमेंट दें int a इज इक्वल टू OB डॉट F2, कोई एक आर्गुमेंट ले लो, सपोज m ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, वहां के लिए थे, यहाँ m ले लेते हैं, OB1 डॉट F3, ये हो गया। फिर F1 को हम लोग दो बार कॉल कर लेते हैं, एक बार विदाउट आर्गुमेंट और एक बार विद आर्गुमेंट, और गेट ch एंड। तो अब देखो इसमें क्या होगा, F1 और F2 दो नाम फंक्शन का, और वो दोनों मेंबर मेरा बेस क्लास में भी है, डिराइव्ड क्लास में भी है, लेकिन इस बार ओवरराइड ये इसको नहीं कर रहा है क्योंकि हम यूजिंग डिक्लेरेशन यूज कर चुके हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है
कि F2 का जो डेफिनेशन है वो इसमें और इसमें बेस क्लास में एग्जैक्टली सेम है। उसमें भी हम लोग याद करो डिफाइन किए थे कि INT F2 कैर CH, यहां भी वैसे ही है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा कि जब वो सिंटैक्टिकली सेम होगा, फंक्शन का नाम भी सेम, आर्ग्यूमेंट भी सेम, तब तो वो ओवरराइड उसको कर ही देगा भाई, उसको फिर हटाने का कोई उपाय नहीं है। मतलब वो तुम्हारा जब यहाँ इसका आउटपुट अगर तुम लिखोगे इस प्रोग्राम का, तो हमने क्या करा था, ऑब्जेक्ट बनाया और ये F2 कॉल किया, तो F2 मेरा यही वाला कॉल होगा, क्योंकि दोनों का नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, तो ये उसको ओवरराइड करेगा ही। तो इनसाइड डिराइव्ड क्लास F2 आएगा पहले, इनसाइड डिराइव्ड क्लास F2 ये आएगा। ob1.f3, अब ये फंक्शन तो ओवरराइड होगा नहीं, क्योंकि क्लास A में ही खाली F3 था, 2 में हमने F3 डिफाइन किया ही नहीं है। तो ये F3 वो समझ जाएगा कि मेरा क्या कहते हैं बेस क्लास वाला है, तो इनसाइड बेस क्लास F3, ठीक है। ob1.f1 दो बार कॉल हुआ है, एक बार विदाउट आर्गुमेंट, एक बार विद आर्गुमेंट, और यहां पर तुम्हारा वो चीज आएगा कि हमने F1 को यहां पर भी रीडिक्लेयर किया, रीडिफाइन किया है, और ये बेस क्लास वाला फंक्शन को भी यूजिंग कीवर्ड के मदद से अनवेल किया है। तो ये जो F1 है वो ओवरलोड हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है। पहला वाला में जब हम लोग बनाए थे तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिए थे, जबकि इसमें मेरे पास आर्ग्यूमेंट है। तो अगर विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉल करेंगे तब बेस क्लास वाला कॉल होगा, और विद आर्ग्यूमेंट जब कॉल करेंगे तो डिराइव्ड क्लास वाला कॉल होगा, क्योंकि ये मेरा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये ob1.f1 जब तुम कॉल किए तो इनसाइड बेस क्लास F1 आएगा, उसमें सिंटैक्स यही लिखे थे सी आउट स्टेटमेंट में, बेस क्लास F1, और ob1.f1 9.32 दिए हैं, तब ये डबल वाला आर्ग्यूमेंट इससे मैच कर गया, तो इनसाइड डिराइव्ड क्लास F1 ये आएगा, इनसाइड डिराइव्ड क्लास F1 विद पास्ड वैल्यू, विद पास्ड वैल्यू 9.32, ये हो जाएगा इसका आउटपुट। तो इस तरह से हम लोग ओवरराइडिंग परफॉर्म कर सकते हैं बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस का डिराइव्ड क्लास में, और उसको अनवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।